माननीय राहुल जी जो थे उनको न्योता था प्रोग्रेसिव अलायंस का, प्रगतिशील देशों का जो संगठन है। 117, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है, 117 देश हैं, उसमें 30 देश पार्टियां हैं और कम से कम 80-90 तो देश भी होंगे। 30 पार्टियां ऐसी हैं जो अभी सत्ता में है, पावर में है और प्रगतिशील हैं, लेफ्ट विंग हैं, लेफ्ट ऑफ सेंटर है, जैसे लेबर पार्टी है। लेबर पार्टी इसका एक बहुत प्रमुख हिस्सा है। जर्मनी की एसडीपी इसका बड़ा प्रमुख हिस्सा है और बहुत सारे देश हैं जिसके प्रतिनिधि वहां जाते हैं। तो उसके प्रेसिडियम में ये मान के कि राहुल जी एक विश्व स्तर के एक नेता हैं, उनको वहां पर न्योता था, इनवाइट किया था और उसमें वो गए थे। लेकिन जब वो वहां जा रहे थे तो जाहिर है जर्मनी के बड़े नेता जो हैं, जैसे फॉर्मर चांसलर जर्मनी के थे, उनकी भेंट राहुल जी से हुई। इन लोगों पर ये लांछन लगाना और प्रश्न चिन्ह लगाना कि ये भारत का विरोध करते हैं या भारत के मित्र नहीं हैं, तो सरासर गलत होगा। और जब ये कहा जाएगा तो फिर आगे ये प्रश्न उठता है कि हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें यूके से, हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें यूरोप से, जर्मनी से, तो क्या वो भारत के विरोध में हम करेंगे? जो भी करेगा, जो भी सरकार होगी, सत्ता में होगी, वो उन्हीं देशों के साथ तो ये ऐसे संबंध बना सकती है जिन देशों की सहानुभूति और जिनका पूरा समर्थन भारत को हो। तो ये ऐसी बात उठाकर विश्व के सामने हम लोगों का, हमारे देश का, देश की जनता का, हमारी व्यवस्था का एक मजाक उड़ाना हुआ ना। बहुत अन्याय है हमारे देश के साथ जब ऐसा कहा जाता है। तो सर, आपको क्या लगता है, राहुल गांधी की इमेज को डेंट होता है या ओवरऑल, जैसा आपने खुद कहा कि एक देश का, भारत का दूसरे देश से संबंध होता है, तो क्या भारत के इमेज को भी विश्व पटल पे धक्का लगता है? भाई जरूर लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। ये आरोप हम पर लगाते हैं कि हम उन लोगों के साथ बैठ रहे हैं या उनके साथ संपर्क कर रहे हैं जो भारत के प्रति जो है सहानुभूति नहीं रखते हैं। सरासर झूठ है, सरासर गलत है। लेकिन अगर इस चर्चा को यहां किया जाए और वो भी उन लोगों की ओर से किया जाए जिनका सत्तारूढ़ दल से अच्छा संबंध है या जो पार्लियामेंट में सत्तारूढ़ दल के साथ हैं, जब वो ऐसी बात कहेंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे विश्व में। मैं तो ये समझता हूं कि ये घोर अन्याय है हमारे देश के साथ। उनको प्रतिद्वंदिता में और उनको हमारे साथ उनको जो हमारी छवि पर वो प्रश्न उठाना चाहते हैं, तो वो ये तो सोचें कि वो किस संदर्भ में उठा रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं और उससे भारत की छवि को क्या होगा, इसको तो सोचना चाहिए। वो कहीं कहें, चाहे देश के बाहर कहें या देश के अंदर कहें, कहीं भी कहें। आजकल तो मीडिया 2 मिनट में पूरे विश्व में बात को पहुंचा देता है। तो एक अत्यंत दुख का विषय है। दूसरा सवाल सर ये है कि CWC 2025 का ये अंतिम हफ्ता में हुआ और अंतिम था, अब 2026 आना है। कल से दिग्विजय सिंह साहब का एक बयान काफी स्पेस बनाया हुआ है खबरों की दुनिया में। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा था कल? क्या उनके कहने का ये मतलब है कि आरएसएस से या बीजेपी से सीखने की जरूरत कांग्रेस को है, सुधार करने की जरूरत है संघ और बीजेपी जैसा? देखिए, शब्दावली किसकी क्या है और क्या संदर्भ है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। क्योंकि दिग्विजय सिंह के बारे में कोई दूर दूर तक ऐसा तो नहीं सोच सकता कि वो जो भी कहेंगे वो कांग्रेस पार्टी के हित में नहीं होगा या कांग्रेस पार्टी के जो विचारधारा है उससे कहीं हट कर वो बात करेंगे। वो एक स्तंभ है कांग्रेस पार्टी के, और अगर उन्होंने कोई विशेष भाषा का प्रयोग किया है तो समझना चाहिए कि उनका संदर्भ क्या था, उनका निशाना क्या था, वो करना क्या चाह रहे थे। कहना उनका ये है कि हमको जो कुछ भी करना है, जो भी हम कदम उठाएं, वो आज देश की मजबूती के लिए और कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए हम उठाएं। यही संदेश था उनका। और ये संदेश अगर लोगों को नहीं समझ में आया है तो लोग क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं समझ पाएंगे अगर इतना नहीं समझ सकते हैं। और हर एक का एक विचार होता है, हर एक प्रभावी, एक अनुभवी नेता का एक विचार होता है कि हमको जो आज करना, जो चुनौतियां हमारे सामने है, वो हम कैसे करेंगे।
इस रेस में, इस दौड़ में हम आगे कैसे पहुंचेंगे, हम अपनी पार्टी को फिर वहां तक कैसे पहुंचाएंगे जहां एक बार फिर परचम हमारे हाथ में आए। तो उस विचारधारा को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए उनकी छवि और उनका जो राजनीतिक किरदार है उस पर प्रश्न लगाना तो मैं समझता हूं कि बहुत अनुचित है। ऐसा होना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हम एक दूसरे से बात ही नहीं कभी कर पाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जब हमें मौका मिले, कांग्रेस को सरकार में आने का मौका मिले तो हम वैसा ही परचम लहरा पाएं। तो क्या सरकार में आने के बाद कांग्रेस जब भी जनता मौका देगी, कांग्रेस चाहेगी कि संघ और बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है और अंतिम लोगों तक जो पहुंचने की कोशिश रही है पीछे के दशकों में बीजेपी संघ की, वैसा कुछ कांग्रेस करेगी? महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी का भी तो एक विचार था और जिस विचार पर हम लोगों ने अपने को ढालने का हमेशा प्रयास किया है कि जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ कोई निर्बल व्यक्ति है उसके आंसू पोंछना हमारा कर्तव्य बनता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को और जो व्यवस्था है उसको डिस्क्राइब करने का, उसको बताने का, उसकी तस्वीर दिखाने का हर एक का अलग अलग तरीका होता है। महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था। राहुल गांधी जी ने पैदल चलकर ये दिखाया कि किस तरह से आम जनता की बात की और उनकी आम भावना को प्रस्तुत कैसे किया जाता है, कैसे समझा जाता है, उन्होंने ये दिखाया और उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा डेमोक्रेसी में। उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है और कांग्रेस को उसने मजबूत किया है। ये इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो हर बात को अलग अलग टुकड़ों में बांट के और उसके बाद एक एक शब्द को उठाकर और उस पर प्रश्न करना मैं नहीं समझता हूं। आपको पूरी तस्वीर देखनी चाहिए, जो पूरा चित्र है वो देखना चाहिए और जो भावना है उसको समझना चाहिए। उसके बाद आप जो सवाल चाहे पूछें। तो सबसे पहले तो वो सवाल, अगर आप स्पष्टीकरण चाहते हैं तो सबसे पहले सवाल उससे पूछना चाहिए जिसने ये बात कही है, क्योंकि उसने बहुत सोच समझ के और बहुत समझने के बाद इस बात को कहा है, तो वही स्पष्टीकरण बेहतर देगा। वो कह चुके हैं कि उन्होंने मीडिया में कहा कि दुनिया को पता है कि मैं संघ, बीजेपी और मोदी का सबसे बड़ा आलोचक हूं। बस फिर और क्या चाहिए? लेकिन क्या खुद आप ये मानते हैं कि मौजूदा दौर में संगठन के स्तर पर बीजेपी और आरएसएस मुकाबले कांग्रेस ज्यादा मजबूत है? देखिए, मजबूत का मतलब एक डाकू मजबूत होता है। तो आप ये कहो कि अपने बच्चे से कहो कि तुम भी तुम्हें डाकू बनो। आपको वो पिक्चर याद है ना, शोले पिक्चर याद है, जो वो ये कहता था कि दूर दूर तक, कोसों तक दूर तक कभी कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जा बच्चे, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो क्या आप ऐसा समाज बनाना चाहते हैं कि गब्बर से डर डर के आप बच्चों को रोने का भी की आज्ञा नहीं देंगे? ऐसा समाज बनाना चाहते हैं? तो कौन कितना मजबूत है, क्या परिस्थितियों में वो मजबूत है, वो अलग बात है। लेकिन आप अपने आप को कैसे मजबूत करना चाहते हैं? हम वैसे नहीं मजबूत करना चाहते अपने आप को जैसे कि आरएसएस मजबूत है। हम तो आरएसएस का विरोध करते हैं, दिग्विजय सिंह आरएसएस का विरोध करते हैं, माननीय राहुल गांधी आरएसएस का विरोध करते हैं। और आरएसएस की जगह पर हम चाहेंगे कि एक ऐसा समाज बनाएं और एक ऐसा संगठन बनाएं जिसमें वो त्रुटियां ना हो जो हम समझते हैं आरएसएस में है। तो संघ और बीजेपी ये तो फिर माने कि गब्बर सिंह जैसा किरदार है, इसमें डर और खौफ है? भाई, हम तो मानते हैं ना डर और खौफ है। और इसके जवाब में राहुल गांधी ने क्या कहा है? डरो मत, हम नहीं डरेंगे। जो दबाव डालने की कोशिश करता है और जो कोशिश ये करता है कि वो आपको कैप्चर कर ले, जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करने का प्रयास किया जा रहा है, उसका एक ही जवाब है और वो जवाब ये है कि हम अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे और हम डरेंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे। और ये प्रेरणा हमको हमारे नेता राहुल गांधी जी ने दी है। तो आपके पार्टी के आई थिंक सो 4th टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मनिक्कम टैगोर, जो तमिलनाडु से आते हैं। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि क्या संघ और बीजेपी, संघ जो है वो जस्ट लाइक अलकायदा है, मतलब एक टेरर गुट जो है अलकायदा, उनसे उन्होंने कंपेयर किया संघ को। क्या आप मानते हैं कि सिमिलर है अलकायदा और संघ? देखिए, अलग है। हर देश की और हर समाज की अपनी परिस्थितियां होती हैं।
तो हम किसी और को बोरो करके कहें कि हम वैसे हैं, हम ऐसे हैं। क्यों हम ऐसा करें? हम जहां हैं और वहां हैं तो हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। संघ के लोग ये कहते हैं कि हम राजनीतिक नहीं हैं, हम एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है इसका कुछ हमको भी अंदाजा है, और वो अगर सोशल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो क्यों अपना प्रभाव व्यवस्था पे ऐसे डालने की कोशिश करते हैं कि दूसरे लोग डेमोक्रेसी में अपना काम कर ही ना पाए। एक सवाल है, हमारा सवाल है, हम गलत हो सकते हैं, लेकिन हमारा ये सवाल है और हमारा ये संकल्प है कि इस धोखे को, जो धोखा वो भारत की जनता को दे रहे हैं, जो पैगाम वो भारत की जनता को और जो संदेश भारत की जनता को दे रहे हैं, हम उसको खत्म कर सकें, हम उसका जवाब दे सकें और उसके लिए एक विकल्प तैयार कर सकें कि जो हमारा जवाब है और जो हमारी सोच है और जो हमारा संदेश है वो उनसे कहीं बेहतर है। सर, क्योंकि आप लोग हाईली इंटेलेक्चुअल हैं, आप हो गए, दिग्विजय सिंह साहब हो गए, शशि थरूर साहब हो गए, राजीव शुक्ला साहब, एक सिमिलर बात सुबह से आ रही है कि संगठन में सुधार की जरूरत तो है, कांग्रेस में स्ट्रेंथन की जरूरत तो है, मजबूती की जरूरत तो है, तो इसकी जरूरत है ना फिर संगठन में? इतने सीनियर नेता हर कोई कह रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत नहीं है, सुधार की जरूरत है। देखिए, हम ये कह दें कि हम मजबूत हैं, आज हम घर बैठ जाएं तो क्या होगा? हम नहीं है मजबूत ना। आज हम क्या थे और आज हम क्या हैं। हमको फिर से एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है, और आज हम ये कह दें कि नहीं, कोई भी परामर्श की हमको आवश्यकता नहीं, कोई भी परिश्रम की हमको आवश्यकता नहीं, हम जहां हैं वहीं हम अच्छे हैं, तो फिर हम पहाड़ की चोटी पर कैसे पहुंचेंगे? हर एक बताएगा कि आप पहाड़ की चोटी पर चढ़ना चाहते हैं तो आपको ये कदम लेना होगा, आपको ऐसी मेहनत करनी होगी। हर एक बताएगा, जिसको जो अनुभव है वो उसको उस अनुभव के प्रकाश में और रोशनी में वो बताएगा। तो कोई ऐसा बताए तो आप उसको आलोचना क्यों मान लें? संगठन की आलोचना मान लें, पार्टी की आलोचना मान लें, ये सरासर गलत है। लेकिन बहुत सारी बातें होती हैं जो हम लोग अंदर बैठकर कमरे में अपने साथियों के साथ मिल बैठकर करते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो हम आपके सामने रखते हैं। हर चीज को हम आपके सामने नहीं रखते और हर बात को हम आपके सामने नहीं करते, ना हमको करनी चाहिए। एक सवाल सर बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि आप यूपीए सरकार में मंत्री थे, सोनिया जी के आप करीबी हैं। पूर्व सेना प्रमुख जनरल जे सिंह ने दावा किया है कि सोनिया गांधी ने सियाचिन और ग्लेशियर पाकिस्तान को देने की योजना बनाई थी। देखिए, ये तो कल्पना है कि हम ये योजना बनाई थी। योजना कहाँ बनती है, उसका कोई दस्तावेज है, कोई कागज है, कोई क्यों दे देगा? देखिए, आप मुझे ये बताइए कि समय समय पर सरकार में कोई भी रहा हो और कोई भी जिन परिस्थितियों में सरकार होती है, तो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए भी प्रयास ये हुआ कि हम पाकिस्तान से किसी तरह से एक रास्ता निकाल लें, ताकि जो हमारे और उनके जो संबंध हैं वो सुधार कर उनमें हम सुधार ला सकें। अटल जी जब पाकिस्तान गए थे तो किस लिए गए थे? उनसे लड़ने तो नहीं गए थे ना, उनसे संबंध सुधारने के लिए वो गए थे। जब अटल जी पाकिस्तान गए थे, हमारे प्रधानमंत्री तो कभी पाकिस्तान नहीं गए। मनमोहन सिंह जी तो पैदा हुए थे उस धरती पे जो आज पाकिस्तान कहलाता है, लेकिन वो नहीं गए। इसलिए नहीं गए कि वो समझते थे कि अभी समय जो है वो सही नहीं है ये संबंध सुधारने के लिए। जब तक हमको ये संकेत ना मिल जाए पाकिस्तान से कि वो तैयार हैं वो करने के लिए जो आवश्यक है हमारे संबंध सुधारने के लिए, तो वो नहीं गए। लेकिन ये कोई नहीं कह सकता है कि पाकिस्तान से संबंध बनाने का प्रयास एक पार्टी ने किया, दूसरी पार्टी ने नहीं किया। सबने एक समय समय पर प्रयास किया, कभी कामयाब हुआ, कभी विफल हो गया। भूमि देकर तो पाकिस्तान के साथ कोई शांति समझौता नहीं हो सकता, जैसा दावा इनका है। कोई कभी अगर दी होती तब सवाल पूछते। भारत की भूमि पाकिस्तान को नहीं दी, ना दी है, ना देने का कभी इरादा था। लेकिन चीन ने हमारी जमीन छीनी है, हमारी भूमि छीनी है, उस पर चर्चा नहीं होती। जो वास्तविकता है उस पर चर्चा नहीं होती, जो कल्पना है उस पर चर्चा होती है। अब किसने कहा, क्यों कहा, वो अपनी जगह है। बहुत सारे जनरल्स हैं जो ये कह देंगे कि नहीं, ये बात सही नहीं है। तो इस विवाद में हम ना जाएं। आज सवाल ये बात का है कि क्या चीन ने हमारी धरती पर, हमारी जमीन पर कब्जा किया है कि नहीं किया है, और क्या ये पिछले 2-4 साल में नहीं हुआ, ये सवाल है। इसका जवाब क्यों नहीं दिया कि ऐसा नहीं हुआ? सर, सबसे शानदार स्मृति आपको लेकर जो हम लोगों में है वो जब आप विदेश मंत्री बने, आम आदमी पार्टी आपके पीछे पड़ी थी और आप विदेश मंत्री बने,
लेकिन आप विदेश के मामलों पर बहुत संभल कर बोलते हैं। बांग्लादेश का जो इशू है, एक अल्पसंख्यक समुदाय का आदमी जब मारा जाता है, जब जलता है, तो पूरी दुनिया सिहरता है, पूरी दुनिया उस पर सवाल पूछता है, सवाल उठाता है। लेकिन बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है नहीं, बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है और उसका अत्यंत दुख है हमको। हम क्या कर सकते हैं? हम तो अपनी सरकार से सवाल पूछ सकते हैं कि आप कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बताइए। कुछ कर रहे हैं तो हमको बताइए। सहानुभूति तो इस मामले में किसी को हो नहीं सकती ना सरकार को हो सकती है, ना हमको हो सकती है। मैं ये कह रहा हूं, स्पष्ट कह रहा हूं कि सरकार को भी इस मामले में सहानुभूति नहीं हो सकती कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है, गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। लेकिन वहां जो हो रहा है, वहां के हालात को सामने रखकर जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसा हस्तक्षेप कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। ये सरकार को ये निर्णय लेना होगा। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट कर दें कि जो वहां होता है उसको यहां से ना जोड़ा जाए, जो यहां होता है उसको वहां से ना जोड़ा जाए, क्योंकि ये सवाल अलग अलग है। हमको अपने घर में हमारी कोई समस्या हो, उसको हमें घर में हल करना है, और अगर हमारी समस्या घर के बाहर कहीं पहुंच जाती है तो वहां कैसे हल करेंगे, ये दायित्व जो है सरकार का है। सरकार को इस पर कोई फैसला करना चाहिए, और सरकार अगर हमसे सहयोग चाहती है तो हम सहयोग दें। कोई किसी प्रांत से सहयोग चाहती है तो वो प्रांत सहयोग दे। लेकिन हम ये चुनकर कहें कि व्यक्ति विशेष पर आक्रमण हुआ या प्रहार हुआ तो हमें उसका दुख है, लेकिन किसी और व्यक्ति पे होगा तो हमें दुख नहीं होगा। इंसानियत का तकाजा है। अगर इंसानियत पर हमला होता है, और हुआ है, इंसानियत पे हमला होता है, तो हम सबको इंसानियत के साथ खड़ा होना है। तब हमको पक्षपात नहीं करना है, तब हमको धर्म को नहीं देखना है, जात को नहीं देखना है, हमको क्षेत्रीयता को नहीं देखना है, भाषा को नहीं देखना है। इंसानियत का सवाल है, तो इंसानियत के साथ खड़ा होना है। भारत और बांग्लादेश में फर्क तो है सर? नहीं, फर्क तो है। फर्क तो ये तो एक बड़ा सवाल आ गया ना कि हमने पड़ोस में अपने संबंध क्यों बिगाड़ दिए। किसको कितना दोष इसका दिया जाए वो अलग बात है, लेकिन हमारे संबंध पड़ोस में अच्छे नहीं हैं। अगर अच्छे नहीं हैं तो उसके कुछ परिणाम हमको भोगने पड़ेंगे। तो क्यों हमको वो परिणाम भोगने पड़ रहे हैं, ये एक सवाल है। हमारे संबंध बिगड़े तो क्यों बिगड़े, हमारा उसमें क्या योगदान था, दूसरों का उसमें क्या योगदान था, और वो संबंध कैसे फिर ठीक होंगे। हमारा एक पुराना रिश्ता बांग्लादेश के साथ था, हमारी कुर्बानी बांग्लादेश के लिए थी। कितने लोगों ने जान पर खेलकर बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी, और शेख मुजीबुर रहमान के साथ विशेष संबंध थे भारत के। और वो संबंध आज हम देखें कि बिगड़ रहे हैं, धूमिल हो रहे हैं, तो अफसोस तो होता है। तो इस पर क्या उपाय निकाला जाएगा और इसको कैसे ठीक किया जाएगा, तो सरकार का दायित्व बनता है। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, आज भारत पाकिस्तान दोनों तरफ से एक बयान आया। प्रधानमंत्री कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीयों के लिए गर्व की बात है। उधर जरदारी साहब कहते हैं एक कार्यक्रम में, ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ तो मुझे बंकर में छुपने की नौबत आ गई थी। मेरे सहयोगी ने आकर कहा कि भारत ने अटैक कर दिया है, हमें बंकर में छुपना चाहिए। जो वहां के दूसरे रसूखदार व्यक्ति हैं, डार साहब, उन्होंने कहा कि हमारे एयरबेस को हिट किया गया था, वहां काफी नुकसान हुआ। इधर ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेस प्रधानमंत्री मोदी, और उधर डर उस टाइम पाकिस्तान में था, खौफ था। भाई देखिए, पाकिस्तान क्या है और हम क्या हैं, ये भूलना नहीं चाहिए ना। हमारा जो अस्तित्व है और हमारा जो मकाम है विश्व स्तर पर, उसका और पाकिस्तान का तो कोई बराबरी नहीं है। तो हम पाकिस्तान पर प्रहार करें और पूरी तैयारी के साथ करें और उसमें हम सफल हों, तो ये तो हमारी अपेक्षा है कि हमको सफल उसमें होना है। पाकिस्तान उसको किस तरह से डिस्क्राइब करता है, बताता है, समझाता है, समझने की कोशिश करता है, वो उनकी समस्या है। लेकिन हमारा एक दायित्व था कि हम अपने आवाम के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए और अपने सम्मान के लिए हमें क्या करना है वो हमने किया। अब उसमें बहुत सारे सवाल उठे हैं। वो पार्लियामेंट में और बहुत सूझबूझ के साथ और बहुत समझदारी के साथ जो लोग इस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं और समझते हैं और जानते हैं, जिनको
जानकारी है उनको ये चर्चा करनी चाहिए। चौहान ने सवाल उठाया कि इंडिया ऑफ कोर्स, देखिए पृथ्वीराज चौहान कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। पृथ्वीराज चौहान का बहुत लंबा अनुभव रहा है और जिस पदों पर वो रहे हैं, जैसे वो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में रहे, तो वो उन चीजों को समझते हैं, इसीलिए उन्होंने कुछ कहा होगा। लेकिन अब ये आगे बढ़ाने के लिए और इस पे और चर्चा करने के लिए तो उन्हीं से बात करनी होगी ना। सर, लेकिन एक सवाल आपने किया, शोले भारत की फिल्म है और गब्बर सिंह भारत का किरदार है। आपने कहा अलकायदा से तो हम कंपेयर नहीं करेंगे। नहीं, हम किसी से कंपेयर नहीं करेंगे। तो यहाँ की फिल्म है, किरदार तो गब्बर सिंह भारत की है। हाँ। इससे तो कंपेयर आप कर रहे हैं कि वैसा ही एक है संघ, और खासकर संघ का जो किरदार। नहीं, हमने ये कहा कोई हो, संघ क्यों, कोई पार्टी हो ये समझती हो कि हमारा जो डेमोक्रेटिक परिप्रेक्ष्य है और जिस तरह से हमको लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में हमको काम करने का हक है, वो जो हमसे छीनना चाहता है तो उसका तो विरोध हमको करना होगा। एसआईआर का विरोध हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ना कि जो आपका एक मूलभूत आपका एक अधिकार है लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा अधिकार होता है वोट का अधिकार, कि आप अपने मत प्रदर्शन से ये बताते हैं कि आप किस तरह से सरकार चलाना चाहते हैं। वही कोई अगर छीनने की कोशिश करता है तो हमको उसका विरोध तो करना होगा। तो जहां भी लोकतंत्र पे प्रहार होगा, कोई भी करे, कोई पार्टी हो, कोई संगठन हो, कोई व्यक्ति हो, कोई ग्रुप हो, जो भी डेमोक्रेसी पर प्रहार करता है, और डेमोक्रेसी पर प्रहार करने के बहुत सारे तरीके हैं, और जो सबसे लेटेस्ट तरीका डेमोक्रेसी पे प्रहार करने का है, वो इस बात को कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया है, वो मनरेगा पर प्रहार भी जो है डेमोक्रेसी पे प्रहार है। क्योंकि मनरेगा एक अधिकार देती है उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति ये तय करता है कि हमारी सरकार कैसी होगी, हमारी व्यवस्था कैसी होगी, और वो अधिकार उससे छीन लिया जा रहा है। टकराहट कभी देखा नहीं हम लोगों ने। आजकल देख रहे हैं कि सरकार जो भी बिल कानून लाती है, कांग्रेस सिरे से खारिज करती है। कांग्रेस कह रही है मनरेगा को हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। हमने कह दिया, साफ हमने कह दिया कि नहीं करेंगे, और हम उम्मीद ये करते हैं कि एक वो दिन आएगा जब हम ये कह सकेंगे कि मनरेगा को समाप्त करके जो नया बिल बनाया गया है, उस बिल को हम समाप्त करेंगे। बहुत सारे बिल्स हुए ना, जैसे लैंड एक्विजिशन बिल में हम लड़े, आपने देखा जो फार्मर्स के लिए लड़ाई लड़नी थी वो हम लड़े, फार्मर्स खुद भी लड़े। वहां जितने पंजाब से, हरियाणा से निकलकर और महीनों आकर बैठ के सड़कों पर बैठ के लोगों ने संघर्ष किया, वो उन्होंने किया, इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन उसी तरह से मनरेगा हो, जो कुछ भी हो, वो सारी चीजें जो ये गलत कर रहे हैं, हमारी सरकार आएगी तो इन सबको हमें हटाना पड़ेगा, इनको तुरंत हमको ठीक करना पड़ेगा, और जो लोगों को हमसे अपेक्षाएं हैं, जो हमसे उम्मीदें हैं, उन पर हम खरे उतरेंगे, ऐसा हमारा वायदा है।